अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा एक्सक्लूसिव पार्ट 2। जनाब मन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आम काम कर करके थक गया था, तो अब मैंने कुछ खास बड़ा बम फाड़ने की तैयारी की। ये उस बम का पार्ट 2 है जो आप मुलाहिजा कर रहे थे। हमारी गुफ्तगू खत्म हुई थी डर्टी हैरी और फैसल नसीर और इमरान खान और वो फलाना इमरान खान के जामिन की जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि डर्टी हैरी जिनको कहा करते थे इमरान खान, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके गैज़ो गज़ब और गुस्से को ठंडा करने का बायस एक बहुत बड़ी फ्लाइट बनी, वरना इमरान खान अब तक बढ़ चुके होते थे। खैर, बढ़ना तो उनको अब है, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं। इस मीडिया की अंधी नगरी में कौन कौन से और लोग हैं, अगर मैं नाम लेने के लिए जाऊं तो बहुत सारे लोग हैं। वो पाकिस्तानी एक डॉक्टर भी है सो कॉल्ड, जो बेचारा सब्जी फरोश है, जो ARY में जब था तो धार धार करके हाथ मार करके वो कहता था कि मुझ पे साबित करो करप्शन का इल्जाम साबित करो मुझ पे कि मैंने रऊफ सिद्दीकी से पैसे लिए हैं। इसने 2-3 एपिसोड में जब ये बात की तो इंटेलिजेंस वालों कान खड़े हुए, उन्होंने बोला यार ये कोई बल्ली है, चेक करो। भाई जब चेक किया तो पता चला 50 लाख से ज्यादा की रकम, उस वक्त रऊफ सिद्दीकी था मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, यहां तक मुझे याद है। और रऊफ सिद्दीकी ने 50 लाख रुपए से ऊपर की रकम इसके जाती अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, वन ऑफ द बैंक अकाउंट्स ट्रांसफर की थी। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये ट्रांजैक्शन पकड़ी गई तो ये हजरत को खामोशी से नौकरी से निकाल करके, पहले तो ऑफेयर कर दिया गया, उसके बाद इनको खामोशी से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये हजरत अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। इस चैनल पे जब मैं था, इमरान चैनल से पहले जिस चैनल पे मैं था, उस चैनल पे बैठ करके आजकल एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वहां से भी नौकरी से निकाले गए थे क्योंकि इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम करने के लिए इन्होंने जो है वो इमरान खान के मुखालफिन से बाकायदा पैसे पकड़े थे। मैनेजमेंट ने इनको बाकायदा जिसको कहते हैं रंगे हाथों नहीं बल्कि नंगे हाथों पकड़ा। इनके खिलाफ उनके पास सबूत मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने फायर कर दिया, क्योंकि इमरान खान जब वजीर आजम था तो ना बाजवा छोड़ता था, ना फैज हमीद छोड़ता था, ना आसिफ गफूर छोड़ता था। ये सब तो मतलब उसको पीछे ही पड़ जाते थे ना कि जो इस तरह की कोई बात करे। तो अब ये मौसूफ, अच्छा इन मौसूफ के घर की मैं आपको बात बताऊं, ये मीडिया की चौपट नगरी जो है और इसको कवर अप किस तरह से किया जाता है। ये मौसूफ के एक बंगले पर SSGC की एक टीम ने रेड की। SSGC की एक टीम ने रेड की। उस SSGC की टीम को जो है वो उनके पास ये था, उन्होंने कहा कि जी क्लेम ये है हमारा कि आपने कई लाख रुपए का जो हमारा गैस का बिल है वो आपने नहीं भरा। इसने वहां पे गालियां वालियां बक्की, उनके साथ जरा बदतमीजी की। उसके बाद फिर इसने एक ISI वाले की बात कर रहा हूँ, उसने एक ISI वाले अपने किसी कॉन्टैक्ट को फोन किया और उसके बाद उनसे कहा कि सर ये मामला, इस मामले को आप देखें, ये सुलटाएं। ISI वाले साहब ने जाहिर है कि इस मामले को सुलटाया, जरूर सुलटाया, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये मामला फी सबीलिल्लाह सुलट गया होगा? उसके बाद फिर इनसे मुख्तलिफ मौजूआत पर प्रोग्राम कराने का इनको टास्क दिया गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इन्होंने उसके बाद प्रोग्राम किया। इसके बाद इन्होंने जो है वो इमरान खान की हिमायत में 1-2 प्रोग्राम किए। उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ की मुखालफत में एक प्रोग्राम किया। ये मैं सब क्लासिफाइड बात कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं जिसके सबूत इंटेलिजेंस इदारों के पास ना हो। और इंटेलिजेंस इदारों की जब बात कर रहा हूं तो इंटेलिजेंस इदारों ने खुद ये सब करने के लिए कहा था इनको। तो ये मिली भगत थी, आप समझ गए। मुख्तसर सा नाम है, एक वन वर्ड है, डॉक्टर। वो डॉक्टर जो सब्जी वाला है, वो डॉक्टर जो मैं अब इमरान चैनल जिसपे से मैं अभी हो करके और यात्रा करके और उस चैनल से वापस आया हूं, उससे पहले जिस चैनल पे मैं था जिसपे मैंने धूम मचा रखी थी, ये मेरे ही टाइम स्लॉट पे बैठे हुए हैं आजकल दोबारा। ये वो हजरत हैं। और इनको मैंने आपको जैसे बताया ना, मैं एक बात आपको फिर दोबारा बताता हूं कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कहला सकती, उसकी मुस्तहक नहीं होती जिसको ये पता ना हो कि किस पत्थर के नीचे कौन सा जर्रा जो है वो सरक रहा है, सरकने की तैयारियां कर रहा है। बिलीव यू मी। और ये मैं ऐसा जाती मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं, जाती तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, जाती मुशाहिदे की बुनियाद पे कह रहा हूं। अब सुनिए इस सनसनीखेज का एक बहुत बड़ा वो हिस्सा जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें क्यों छोड़ रखा गया है। आपसे किसने कहा मुझे छोड़ रखा गया है? आपसे किसने कहा मुझे छोड़ रखा गया? जनाब मन, मेरी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ करके जो बातें करता हूं ना वो रिकॉर्ड होती हैं। मेरी अपनी गाड़ी, ठीक है। अच्छा, जो मेरे घर पे चारों कैमरे लगे हुए हैं, वो मेरे घर के चारों कैमरे हैक्ड है।
मेरा एक आईटी बैकग्राउंड का हामिल एक दोस्त जो बैरून मुल्क मुकीम है, उसकी वाइफ भी प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन शौकिया हैकर है। तो वो हमारे यहाँ खाने पे आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा, आरफीन तुम्हारे जो कैमरे हैं वो आर दे सेफ? नो। तो खाते हुए उनका हाथ रुक गया। उन्होंने फिर इस बात की मजीद तहकीक चाहिए, तो मैंने उनको इस बात की तहकीक में और कुछ बातें भी बताई जो मैं इस वक्त टेलीविजन अपने स्क्रीन पे आपको नहीं बता सकता। जनाब, आपके ख्याल में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के गढ़ में रह करके उस एक वक्त में कि जिस वक्त मिनटों में लाश मिलती थी, ये आसान बात है? उस वक्त तो मैं किसी इंटेलिजेंस वाले को नहीं जानता था, आप बहुत से को जानता हूं, ये जाहिर है कि मुझे जानते होंगे कहीं ना कहीं से। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो मेरे नॉलेज में है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कमाल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद इन्हीं का है कि मैं अब तक जिंदा हूं। सवाल अभी आता है कि मुझे छोड़ क्यों रखा गया। मेरी अम्मा ने मुझसे एक बात कही, बाजवा के खिलाफ मैंने एक एपिसोड अभी किए 2-3-4-5 दिन पहले, तो मेरी अम्मा ने मुझसे कहा कि पागल है, ये क्या कर रहा है, ले जाएंगे। मैं हंसने लगा, मैंने कहा अम्मा नहीं ले जाएंगे। अम्मा को भी ताज्जुब हुआ। अम्मा ने कहा क्यों तुम ये बात कह रहे हो? मैंने कहा अम्मा, यहां इस मुल्क में वही बोलता है जिसको बोलने के लिए छोड़ रखा जाता है। जब तक मेरा बोलना डैमेज नहीं कर रहा तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन पेट पे लात पड़ने का अंदेशा होगा उस दिन मैं जाऊंगा। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अब मैं आपको इससे भी ज्यादा खौफनाक बात बताता हूं। मैं अभी जिस इमरानडू चैनल से आया हूं, उस इमरानडू चैनल पर हुआ यह कि मेरे साथ एक साहब को नथी किया गया किसी कैपेसिटी में। उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं फला कैपेसिटी में और फला चैनल के साथ वाबस्ता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं बड़े नीचे से आया। मैं ठीक है, मैंने उनका इंटरव्यू वगैरह किया, जो भी अच्छा स्पार्क था, मैंने उनको दस्ते शफकत रखा और बात आगे बढ़ गई। इंटेलिजेंस वालों की खास खूबी होती है कि ये कहीं ना कहीं आपको पहुंच करके और एहसास करा देते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है। इब्तदाई दिनों में ही कहीं मुझे फील हो गया कि मामला कुछ और है। मैंने उनसे जब इंक्वायर किया तो उन्होंने बताया कि सर मेरे भाई साहब जो हैं वो उनमें है। अच्छा, फिर अपने साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मामलात हैं, कुछ अपनी चीज़ें हैं। फिर मैंने एक दिन किसी ख़ास लम्हे में मैंने इनके बारे में मालूमात की, और वो मालूमात मैंने किसी इंसान से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की थी, इस बात की डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि ना मैं बता सकता हूँ और ना आपको समझ में आएगी, इसलिए इस बात को स्किप कर देते ही यहीं। फिर मैंने इसको फ़ोन किया और मैंने इसको अपने पास बुलाया। मैंने इसको अपने पास बुला करके बिठाया। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा भी इनके साथ काम करते थे, तुम्हारा भाई भी इनके साथ काम करता है, और तुम भी इनके पेरोल पर हो। वो हैरान परेशान मेरी शक्ल देखने लगा। बहरहाल उसने ना हाँ कहा ना कहा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें हामी भरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है तुम कौन हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने तुम्हें इन बातों के बाद भी क्यों छोड़ रखा है। मैंने तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अपने फला फ्लैट पे लेकर के गया जिसकी किस्तें मैं भर रहा हूं। उसने कहा जी। मैंने कहा तुम्हें लगता है कि तुम ही लोग दुनिया को चलाते हो? मैंने कहा मैंने तुम्हें जानबूझ करके उस फ्लैट का मुंह दिखाया था। कह रहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैं चाहता था कि मेरे इस फ्लैट की इत्तला इन लोगों तक पहुंचे जो अपने आप को पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी बताते हैं। मैं चाहता हूं ताकि इनको मेरी प्रोग्रेस की एक एक ईंट का पता चले कि मैंने कहीं कोई हराम का पैसा अपने उस पर नहीं लगाया। मैंने जो कमाया उससे अपना घर भी चलाया, उससे अल्लाह का शुक्र है दीन दुनिया भी चलाई, और उससे अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा आशियाना करने की कोशिश की जिसमें अभी तक मैं बज़ाहिर नाकाम हूं। इसलिए जाहिर है कि अब तो मेरी नौकरी चली गई, तो अब कहां मैं फ्लैट की किस्तें भर सकता हूं और कहां फ्लैट मेरा, तो वो अभी आसमान और जमीन के बीच में। लेकिन अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह ने अगर मेरे बच्चों के लिए ये घर लिख रखा है तो किसी का बाप नहीं छीन सकता। उस बात को छोड़ देते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है कि मैं कितना खौफनाक आदमी साबित हुआ हूं तुम्हारे लिए? कहने लगा सर कैसे? अबे मैंने कहा बावले, मुझे पता है तू एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, मुझे पता है कि तू कहां रिपोर्ट करता है, उसके बावजूद भी तुझे अपनी जिंदगी में एक खिड़की दिखा करके और मैं अपने साथ रोजाना लिए घूमता हूं। इससे बड़ा खतरा, इससे बड़ा सुसाइड बॉम्बर कोई और होगा? किसी एक खास लम्हे में मुझसे कहा गया कि सर आपके साथ कोई गैबी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आप बम को लात मारते हैं, आप बम को लात मारते हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई मामला नहीं होता। आप यकीन जानिए
कितनी मरतबा, तो एक मरतबा तो बल्कि मुझे ये भी बताया गया कि एक वो इंटेलिजेंस बहुत बड़ा अफसर, मैं ओहदा नहीं लेता उसका, जो आपका शदीद तरीन मुखालिफ था, एक वक्त में किसी वक्त मेरे गले में कोई केस बांध दिया था किसी ने, उस केस को सुलटवाने वाला बकौल इनके वो एक अफसर था कि जिसका ना आइडियोलॉजी मुझसे मिलती थी, ना जो मेरे फलाने फलाने से था, ना जो फलाने फलाने से था। मैंने सुना और मैं हंस दिया। ये सब बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूं जनाब? देखिए, इंटेलिजेंस का काम होता है कि इत्तला रखना, खबर रखना। उन्होंने इत्तला भी रखी, खबर भी रखी, मैंने उनको खबरें पहुंचवाई भी। मेरे 3 बैंक अकाउंट है जहां मैं रहता हूं, यहीं से कुछ फासले पे मेरे 3 बैंक हैं। एक बैंक में मेरा जो पैसे थे, मेरे ख्याल 2,000 रुपये आखिरी रह गए थे, वो मैंने खाली कर दिए। एक बैंक में शायद 30-40 हज़ार रुपये अभी इस वक्त पड़े हैं, क्योंकि मैं उससे बिल भरता हूँ। और एक बैंक जो है यहाँ पे, उसमें मेरे पास शायद 5-6 हज़ार रुपये होंगे शायद। उसको मैंने इसलिए खुलवाया था क्योंकि मैं बच्चों की फीस भर दूंगा ऑनलाइन, मगर वो साला ऑनलाइन ना मुझे कभी आया, ना मैं फीस भर पाया। तनख्वाह मुझे मिला करती थी जनाबे वाला कैश। जी हाँ, वो लाखों रुपए कैश मुझे उस इमरान चैनल से मिला करते थे। जाहिर है कि वो इसलिए मिला करते थे ताकि टैक्सेशन वगैरह का झोलझाल ये वो सब कुछ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था टैक्सेशन वगैरह, मैं अपने ओन के ऊपर, मेरा एक टैक्स लॉ आया है जो बाकायदा हर चीज़, सेकेंड हैंड गाड़ी जो मेरे पास है उसको मैंने क्लेम किया, जो मैं फ्लैट की किस्तें भर रहा था, ऑल्दो वो मेरी पोजीशन में अभी तक नहीं आया था, मैंने उसको डे 1 से डिक्लेयर कर रखा था। सर बात ही है, मेरे अकाउंट में एक पाई पैसा नहीं गिर रहा। मैं किसी एजेंसी से मुल्क दुश्मन किसी एजेंसी के पेरोल पे नहीं हूं। मैं किसी ऐसी जगह पे जाकर के नारे नहीं मारता जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, जो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करें। अब मेरा क्या करोगे तुम, मुझे बताओ। मुझे कराची के मारूफ एक्स शेरेटन होटल में बुला करके एक अंडरवर्ल्ड के एक आदमी ने एक पोजीशन ऑफर की। मैं वो काम जानता हूं, मुझे ऑफर ल्यूक्रेटिव लगी। उन्होंने कहा तुम्हें यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश करना है, कंटेंट डिसाइड करना है, तुम कंटेंट देखोगे, तुम उसको न्यूज देखोगे, उसकी सारी चीजें। मैंने कहा डन। मैंने कहा तनख्वाह कितनी होगी? आखिर में कहते हैं 20 लाख रुपए। मैं खड़ा हो गया सीट छोड़ के, मैंने कहा ओके। मैंने कहा भाईजान उसके बाद मुझे कौन सा गटर में फेंकेंगे? मैंने कहा मतलब? मैंने कहा मैं 20 लाख का आदमी नहीं हूं, सॉरी। कहने लगे क्या बात कर रहे हो यार? मैंने कहा नो, 20 लाख रुपए मैं डिजर्व नहीं करता, ना मेरी इतनी उम्र है, ना मेरा इतना तजुर्बा है। ठीक है मैं काम वीआईपी वाले कर रहा हूं शायद, लेकिन मैं 20 लाख रुपए डिजर्व नहीं करता। आप मुझे 20 लाख रुपए किस कैपेसिटी में दे रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई काम और है जो आप मुझे नहीं बता रहे, जो मुझे करना पड़ेगा। फिर उसने मुझे बैठ करके सारी चीजें समझाई कि हम ये भी करेंगे और हम ये भी करेंगे। मैंने उनसे इजाजत ली, मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आरफीन देखो अब तुम यहाँ से जा तो नहीं सकते। मैंने एक टेलीफोन नंबर डायल किया, और डायल नहीं किया मतलब मैंने वो डीपी पे तस्वीर मैंने दिखाई। मैंने कहा इनको पता है कि मैं इस वक्त आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, और अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो फिर आप भी यहाँ से नहीं निकलेंगे, फिर आप वहाँ निकलेंगे जहाँ ये निकलते हैं रोज। उसने कहा तुम इनसे पूछ लो कि हम ये ऑफर। फिर उसने इसरार किया, मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा खामोशी से बाहर निकल जाओ। मैंने उनको इनका पैगाम दिया और मैं वहां से खामोशी से बाहर निकल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अब भी आपको लगता है कि मैं वेला ही बैठा हूं? नो सर, मैंने कहा मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे अल्लाह का फजल, और तीसरी कोई चीज नहीं है। कोई वो जो गैबी मरई चीजें जो गैबी जो नजर नहीं आती, उसमें मौलाना ज़रवर अली खान साहब मरहूम मगफूर, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। उन लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं जिनके हवाले से अल्लाह ताला ने कभी मुझसे मेरे अच्छे वक्तों में कोई काम करा लिया है। वो तमाम बहन भाई जिनको मैं नहीं जानता था, जो मुझे नहीं जानते थे, जिनकी मदद के लिए अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों तक में, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़े इंकसार के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। उनकी दुआओं ने मेरा हिसार कर रखा है, इसलिए कोई इंटेलिजेंस इदारा मेरे आसपास नहीं आता। मैं एक बात और बताऊं, मैं इंटेलिजेंस के बीच में घिरा हुआ हूं। मैं जहां चाय पीने जाता हूं वहां थोड़े फासले पे कोई आकर के बैठ जाता है। मैं जहां एक से ज्यादा बार विजिट कर लेता हूं वहां कोई ना कोई ड्यूटी पे होता है, मुझे अच्छी तरह पता है। बट दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब, ये इनका काम है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। शिकवा सिर्फ ये है कि सर ये जो आप उसके बाद फिर सेटिंग होती है, फिर मामलात होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। वजाहत अहस खान का मैंने बताया था ना, इस डॉक्टर का मैंने बताया था, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके गले पड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं। वो चुटिया वाला बाबा जो चुटिया हिला हिला करके जिसने आपकी कितनी बजाई है, और उसने नहीं आपकी बजाई, उसकी औकात नहीं थी, आपने खुद अपनी बजवाई है। आप इन जहरीलों को उस वक्त तक टॉलरेट करते हैं जब तक ये आपके लिए नासूर ना बन जाए।
ये इसलिए आपके गले आ जाते हैं, वरना मैं आपको बताऊं ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये लोग कि आपके सर पे आ जाएं। बिलीव यू मी, पाकिस्तान जिंदाबाद।